हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लूसेंट की बुक को एनालिसिस कर रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीआरई 4.0 के लिए इससे पहले हमने लूसेंट के कई सारी क्लास ले चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के शेष वीडियो देख सकते हैं। हमने इसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास समाप्त कर चुका हूँ और ये बायो की क्लास चल रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक से होगा परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र जो है, रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज हुई थी ये 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किया था और इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं। एक है हृदय, दूसरा है धमनियाँ, तीसरा है शिराएँ, चौथा है रुधिर। हृदय जो है ये हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। ये हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका जो भार है लगभग 300 ग्राम होता है और ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक नया आलिंद एवं बायां आलिंद व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। मनुष्य का हृदय जो है ये 4 कोष्ठों का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद एवं बायां आलिंद और व दूसरे पिछले भाग में दायां निलय और एक बायां निलय होता है। दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। दाएं आलिंद और दाएं निलय में के बीच में एक त्रिवलनी कपाट होता है। बाएं आलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त के ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा। इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं और इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात होता है। हृदय में रुधिर का जो मार्ग है बायां आलिंद, बायां निलय, दैहिक महाधमनी, विभिन्न धमनियां और छोटी धमनियां, फिर धमनी कोशिकाएं में जाएगी। मतलब हृदय में जो रुधिर का मार्ग होता है कहाँ से किधर से होता है? पहले ये बाएं आलिंद से होते हुए बायां आलिंद से बायां निलय में, फिर जाएगा दैहिक महाधमनी में, उसके बाद जाएगा ये विभिन्न धमनियों में, जैसे छोटी धमनियाँ, फिर धमनी कोशिकाओं में, अंग में, फिर अंग एवं पश्च महाशिरा से होते हुए दाहिना आलिंद,
फिर दाहिना निलय, फिर पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा, बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रुधिर में पहुंचेगा। ये इसका मार्ग है। हृदय के संकुचन व शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। भ्रूण अवस्था में यह 150 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, लेकिन जब भ्रूण अवस्था में ये 150 बार धड़कता है। साइनो-ऑरिकुलर नोड। साइनो-ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण तंत्र जो है ये विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी ही होती है, जिसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाए जाने वाले कणिकाएँ लिम्फोसाइट कहलाती हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएँ लिम्फोसाइट कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य। लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका जो है ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फोनोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करता है। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है और लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न हैं, जैसे कि वृक्क, किडनी, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। ये हैं मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग। अब हम किडनीज के बारे में जानेंगे, अर्थात जिसे हिंदी में वृक्क बोलते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका जो वजन है 140 ग्राम होता है और इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर के बना है। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे हम वोमेन संपुट कहते हैं। वोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है। वोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है। चौड़ी अभिवाही धमनिका।
चौड़ी अभिवाही धमनिका जो रुधिर को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। पतली अपवाही धमनिका जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से अब वापस ले जाया जाता है। फिर है ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छन करके वोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को प्राण स्पंदन कहते हैं। विभिन्न जंतु एवं उनके उत्सर्जी या उत्सर्जन। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। एक कोश के जंतु विसरण के द्वारा, पोरीफेरा संघ के जंतु विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। फिर है सेलेंट्रेटर्स, ये सीधे कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। चपटे कृमि ये ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। और फिर एनेलिडा संघ के जंतु ये वृक्क के द्वारा करते हैं। आर्थ्रोपोड जो हैं मैल्पीधियन नलिकाओं के द्वारा, और मोलस्का जो हैं मूत्र अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। कशेरुकी जो हैं मुख्यतः वृक्क के द्वारा करते हैं। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छान करके शुद्ध बनाना, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 ml अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। बाकी निस्पंदन वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थिति वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 है। मूत्र का अम्लीय मान कितना है? पीएच मान 6। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनाने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। वृक्क में बनने वाला जो पथरी होता है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियाँ एवं श्वेत ग्रंथियाँ क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रावण करती हैं। ये सीबम एवं पसीने का स्रावण करती हैं। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिरों की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्यतः भूमिका निभाती हैं। फेफड़ा 2 प्रकार का होते हैं। फेफड़े जो हैं फेफड़ा के 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं और ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा है स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में मिलकर के बना होता है। एक है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। अब यहाँ पर पढ़ेंगे मस्तिष्क के भाग। तो अब यहाँ पर है मस्तिष्क। क्या होगा? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के 2 भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 प्रकार का सेरिब्रम होता है और दूसरा है
डाइएन्सेफ्लॉन। तो अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, एक है सेरिब्रम, दूसरा है डाइएन्सेफ्लॉन। डाइएन्सेफ्लॉन और डाइएन्सेफ्लॉन भी दो प्रकार का होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा है सेरिब्रम पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क भी दो प्रकार का, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं। अब हम मस्तिष्क क्या है जानते हैं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है अस्थियों के खोल क्रोनियम में बंद रहता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य, ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें से विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के कार्य, यह दर्द ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। थैलेमस का जो कार्य होता है, ये दर्द हो, ठंडा गर्म को पहचानने का कार्य थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस के कार्य, ये संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं और ये भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब जो है ये रक्त के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में है। कारापोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य, ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य। सेरिब्रल जो है पेंडिकल के कार्य, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं और ये मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिबेलम के कार्य, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसके कार्य, मुख्य कार्य जो होते हैं, ये उपापचय, रक्तदाब, आहारनाल के क्रमानुकुचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वास का नियंत्रण करना है। उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लिगेटा ही है। मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा का जो पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनता है, इसका मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र का कार्य करता है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। परिधीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क या मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल, मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और नार एड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। नार एड्रेनालिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है।
स्वायत्तता तंत्र का तंत्र। स्वायत्त तंत्र का तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्ज तंत्रिकाओं का बना होता है। ये शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिकाओं को तंत्रिका की आपूर्ति करता है। स्वायत्तता तंत्र का तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्र का तंत्र के दो भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्र का तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्र का तंत्र। अनुकंपी तंत्र का तंत्र के कार्य ये त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनिकाओं को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। ये हृदय स्पंदन को तेज करता है। यह श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। ये आँख की पुतली को फैलाता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विवेचन करता है। ये आंत्र में क्रमानुकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है और यह रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। ये रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा, क्रोध का प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य जो हैं, यह तंत्र का कार्य सामान्यतः अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। परानुकंपी तंत्र के कार्य यह रुधिर वाहिकाओं की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिकाओं को छोड़ करके। ये रुधिर वाहिकाओं की गुहा को चौड़ा करता है, किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिकाओं को छोड़ करके। ये लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। ये नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। ये मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। ये आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इस तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियाँ उत्पन्न करता है। कंकाल तंत्र। मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों में बना होता है। एक है अक्षीय कंकाल, दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जो है शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकदंड, छाती की अस्थियां होती हैं। खोपड़ी मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं, अर्थात जो खोपड़ी में कितनी अस्थियां, तो 29 अस्थियां होती हैं। इसमें जो है 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं और इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों के द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़ी रहती हैं और इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं। 6 अस्थियां कान को, हाइट नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। कशेरुकदंड क्या है? कशेरुकदंड के बारे में जानते हैं। मनुष्य का कशेरुकदंड कशेरुकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी कशेरुक उपस्थि ये गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुकदंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक जो एटलस कशेरुक कहलाता है। खोपड़ी को सीधे रहता है। कशेरुक दंड के कार्य सिर को सीधे रखता है या सीधे रहता है। मतलब जो कशेरुक दंड होता है ये सिर को सीधे रहता है। ये गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। ये मनुष्य को खड़े होकर के चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। ये गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपने गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। ये मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है।
अब मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियों की संख्या होती है। बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है। कपाल में 8 है। कपाल के हड्डियों की संख्या 8 है। और फेशियल में हड्डियों की संख्या 14 है। कान में हड्डियों की संख्या 6। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जो है प्रारंभ में 33 होती है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर 26 हो जाती है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या जो है 24 होती है, अर्थात पसलियों की हड्डियों की संख्या 24। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या जब विकसित हो जाती हैं तो 33 से 26 हो जाती हैं। कान की हड्डियों की संख्या 6। फेशियल में 14 हड्डियों की संख्या, वही कपाल में 8 हड्डियों की संख्या। सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है और बाल्य अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 और मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। कशेरुक दंड के भाग जो हैं गर्दन, ये 7 कशेरुक, और वक्ष जो होते हैं 12 कशेरुक, और कटी जो है 5 कशेरुक, त्रिक 5 कशेरुक, और पुच्छ जो हैं 4 कशेरुक से मिलकर बना है, अर्थात कुल देखा जाए तो 33 कशेरुक होते हैं। उपांगीय कंकाल, इसके निम्न भाग होते हैं। पाद अस्थियाँ, दोनों हाथ पैर मिला करके 118 अस्थियाँ होती हैं। मेखलाएँ, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएँ कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कंकाल तंत्र के कार्य, तो इससे पहले हम समझेंगे कि कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या। स्थान अस्थियों के नाम और उनकी संख्या, जैसे कर्ण अस्थियाँ, ये इन अस्थियों के जो नाम हैं कर्ण अस्थियाँ मैलियस, इनकस और स्टेप्स। जो मैलियस होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, इनकस की संख्या 2 होती है और स्टेप्स की संख्या 2। ऊपरी बाहु ह्यूमरस, जिसकी हड्डियों की संख्या 2। अग्रबाहु रेडियो अल्ना, इनमें भी हड्डियों की संख्या 2। कलाई जिसे कार्पल्स कहते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या 16। हथेली मेटाकार्पल्स होता है जिसमें हड्डियों की संख्या 10। अंगुलियां जिसे फैलेंजेज कहते हैं, इसमें हड्डियों की संख्या 28। जांघ फीमर में हड्डियों की संख्या 2। पिंडली टीबियों की संख्या 4 या फ्यूबुला। घुटना में पटेला जिसमें हड्डियों की संख्या 2। टखना टार्सल जिसमें हड्डियों की संख्या 14। तलवा मेटाटार्सल में हड्डियों की संख्या 10 होती है। कंकाल तंत्र के कार्य, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है और श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है और जांघ की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें आता है बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। ये नलिका युक्त होती हैं, इससे एंजाइम्स का स्राव होता है, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 2 बाह्य ग्रंथियाँ। बाह्यस्रावी ग्रंथि ये नलिका युक्त होती हैं, इससे एंजाइम्स का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्व ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लाल ग्रंथि। वही ये अंतःस्रावी ग्रंथि ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है, इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, परा आउटू ग्रंथि आदि। मुख्यतया अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। तो पीयूष ग्रंथि ये कपाल की सेफेनाइड
पृष्ठ हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका जो भार है 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ह्यूमन के कार्य। तो पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन ह्यूमन के कार्य जो हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इसे देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।